हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने रिमूव टू के बारे में जाना था कि रिमूव टू में टू का रोल क्या होता है, ठीक है। और हमने जो है सामान्य नियम भी सीख लिया था कि एक सेंटेंस में से टू को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने थे जो हमने फॉलो किया, ठीक है। अभी अभी हमने सारे उन नियमों को सीखा। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और उसमें के कुछ खास नियम जो होते हैं वो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऐसे करके एक एक को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला नियम हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेल्प के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सेंटेंस में फॉर प्रेपोजिशन रहे, ठीक है, सेंटेंस में फॉर क्या होता है? फॉर तो प्रेपोजिशन ही ना होता है। तो जब एक सेंटेंस में फॉर प्रेपोजिशन मौजूद रहता है तो करते क्या है कि उस फॉर को हटा देते हैं। जब हम रिमूव टू यानी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो फॉर को हटा देते हैं और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर फिर सामान्य नियम को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य नियम मतलब वही जो हम लोग प्रेजेंट टेंस रहने पर कैन नॉट और पास्ट रहने पर कुड नॉट कर रहे थे, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं करना है, वो मैं सेंटेंस में से जो एग्जाम्पल है उसको समझाते हुए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं द सन इज। हमें सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करना पड़ता है? सेम टू सेम रीराइट करना होता है। फिर उसके बाद जो टू होता है उसके बदले में हम लोग सो करते हैं। फिर जो एडजेक्टिव रहता है उसको भी सेम टू सेम लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है इस सेंटेंस में कि जो यहाँ फॉर दिया हुआ है इसको हटा लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी द सन इज सो हॉट, जब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद हमें तुरंत एडजेक्टिव के बाद क्या करना होता है? दैट कर देना होता है। यानी हम तुरंत दैट लिख लेंगे। ये हर सेंटेंस में कर लेना है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे पिछले वाले में? यहाँ से जो शुरू वाला सब्जेक्ट हो रहा था उसको यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे नीचे डाउन कर देना है, लेकिन सब्जेक्ट बना करके। तो ये अस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और सेंटेंस किस टेंस में है जी? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? कैन नॉट करेंगे। अब बाकी क्या किया जाता है जी? सेम टू सेम लिख दिया जाता है। तो कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट, ये हम कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को होगा कि ये टू कहाँ गया। तो मैं बता देता हूँ कि टू कहाँ गया। ये हम लोग दैट तो करते ही है ना एडजेक्टिव के बाद, फॉर को तो हटा लेंगे हम लोग, फॉर को कट कर दिए। बाकी उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, प्रेजेंट रहने पर कैन नॉट कर ही लेते हैं। अब टू यहाँ पे इसलिए नहीं लिखते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं ना मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब टोटल 13 होता है। पूरे सहायक क्रिया की बात करें तो 24 होता है, जिसमें से 11 प्राइमरी और 13 मॉडल होता है, ठीक है। 13 को मॉडल में कौन कौन से आते हैं? शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारे के सारे मॉडल होते हैं। और ये मॉडल की खास बात ये होती है कि ये कभी भी अपने साथ टू लेते नहीं हैं और नहीं इनके कोई फॉर्म होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ टू नहीं लिखेंगे। अब आप ही बताइए कि क्या हम लोग आई कैन गो बोलते हैं या फिर आई कैन टू गो बोलते हैं? आई कैन टू को कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो फिर हम यहाँ पे टू कैसे लगा सकते हैं? यही कारण है कि यहाँ पे जो है टू हम खुद से ही हटा ले रहे हैं, ठीक है ना। और हटा लेने के बाद सेंटेंस बन जा रहा है वी कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट, यहाँ पे एट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को बना के देख लेते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी ट्री इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, यही ना होगा इसका मीनिंग। द ट्री इज, टू के बदले में सो कर लेना है। एडजेक्टिव जो है सेम टू सेम उसको रीराइट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फॉर आ गया तो फॉर को हटा लेना है, दैट यहाँ पे कर लेंगे। इतना ध्यान रखना है कि फॉर के बदले में दैट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि फॉर के नीचे हम लोग दैट लिख रहे हैं तो इसी के बदले में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रूल होता है कि एडजेक्टिव के बाद दैट लिखना है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है जी? सब्जेक्ट करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। सेंटेंस ये भी प्रेजेंट है इसलिए यहाँ भी कैन नॉट ही लगेगा, यानी कैन नॉट। उसके बाद क्लाइंब हो जाएगा, क्लाइंब। और यहाँ पे एक चीज़ अपने से ईट लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि मीनिंग जो है ना, मीनिंग यानी कि अर्थ इसका सही से निकले, इसलिए हम क्या करेंगे? खुद से ईट लगा लेंगे। इससे क्या होगा? पढ़ के मैं बता रहा हूँ। द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की आई कैन नॉट क्लाइंब इट, पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। ऑन इट कर ले तो और भी बढ़िया हो जाएगा।
यानी सेंटेंस का मीनिंग खूबसूरत करने के लिए हम लोग अपने मन से ऑन इट लगा लिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कि नहीं लगाओगे तो मतलब केस हो जाएगा, पुलिस उलिस आके पकड़ लेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आगे देखते हैं, लास्ट सेंटेंस है द प्रॉब्लम वॉज, अब टू है तो सो हो जाएगा, और डिफिकल्ट जो वर्ड रहता है एडजेक्टिव वाला वो तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते ही ना सेम टू सेम। फिर उसके बाद फॉर आ गया, हटाएंगे इसको, मी है आई कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना पास्ट का है, तो पास्ट रहने पर क्या करते हैं, कुड नॉट करते हैं, कर लेते हैं कुड नॉट, कुड नॉट हो गया। उसके बाद सल्व आ गया, टू तो हटता है ना, यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये भी कुड भी क्या है, ये भी मॉडल वर्ब है, तो टू हट जाएगा, कुड नॉट सॉल्व। और उसके बाद ईट लगा लेते हैं, सेंटेंस के मीनिंग को खूबसूरत बनाने के लिए अपने मन से ईट लगा लेंगे। क्या हो जाएगा मीनिंग जी, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट, समस्या इतना कठिन था, दैट कि आई कुड नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम है। अब हम लोग सेकेंड नियम देखते हैं हमारा क्या आता है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम था। अब सेकेंड नियम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इतना तब तक आप क्लियर करके आप लोग वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, वहाँ से हम लोग सेकेंड रूल से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये रहा रूल हमारा सेकेंड नंबर। देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे ताकि वीडियो लंबा ना हो। जब सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव के बाद, टू प्लस एडजेक्टिव के बाद हमेशा ये सेंटेंस इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, फॉर प्लस नाउन रहे, यानी टू प्लस एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा, फॉर प्लस नाउन। तो करना क्या है कि फॉर को बी में चेंज कर लेना है, फॉर को क्या करेंगे जी, बी में बदल लेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला जो नियम था एक नंबर, तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें भी फॉर प्लस प्रोनाउन करके कुछ आ रहा था, लेकिन वहाँ पे फॉर को हम लोग क्या कर रहे थे जी, फॉर को हम लोग हटा दे रहे थे, उसके बदले में कुछ लिख नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर को हटा तो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में बी लिख रहे हैं, बी ई, बी एक मुख्य क्रिया का शब्द होता है, तो उसको हमें लिखना पड़ रहा है। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए कि फॉर के बाद नाउन आएगा। एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं, बदलने का सारा नियम जो होगा ना वही रहेगा, बदलेगा नहीं, मतलब नियम चेंज नहीं होता है, नियम वही रहता है। अब देखते हैं, ही इज, अब ये टू है ना, तो टू के बदले में सो होता ही है, पता ही है, और जो एडजेक्टिव रहता है वो सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पे देखो टू प्लस एडजेक्टिव है ना, उसके बाद फॉर प्लस नाउन, तो फॉर और उसके बाद रनर है। तो रनर किसको बोलते हैं जी, किसी आदमी को ही ना बोलेंगे। और आदमी क्या होता है, आदमी मतलब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, वो सब नाउन होते हैं। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, फॉर प्लस नाउन, तो इसलिए ही यहाँ पे बी करना पड़ रहा है। खैर पहले हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ही इज सो स्लो, उसके बाद तुरंत हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, फिर यहाँ का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में लाते हैं, तो ही ऑलरेडी प्रोनाउन है। अब क्या करते हैं जी, प्रेजेंट टेंस रहने पर कैन नॉट और पास्ट रहने पर कुड नॉट लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट है इसलिए कैन नॉट लगेगा, कैन और नॉट। फिर क्या करेंगे जी, ये फॉर है, इससे पहले वाले नियम में फॉर को हटा रहे थे, कुछ लिख नहीं रहे थे उसके बदले में, लेकिन यहाँ पे फॉर के बदले में हमें लिखना पड़ेगा और वो होगा बी। बाकी जो बचता है लिख देंगे, बाकी बचा ही क्या है, और रनर बचा है तो लिख लिए। अब पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, ही इज सो स्लो, वह इतना स्लो है, धीरे है, कि ही कैनॉट बी अ रनर, वह एक धावक नहीं बन सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है, बना के कोशिश करो, बन जाएगा ना। चलो देख लेते हैं, वैसे अपने से बना के देखना है, ठीक है ना। आई एम सो डल। अच्छा, कोई भी ग्रामर का बुक होगा, तो जो भी आप लोगों के पास ग्रामर का बुक होगा, उसमें से क्या करना है ना कि जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बना करके प्रैक्टिस कर लेना है, आइडिया मिल जाता है कि मतलब कितना हमारा कंप्लीट हुआ रोल, कितना अभी मतलब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज बनाते रहना है। आई एम सो डल, या मैं प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा, तो वहाँ से भी हम लोग प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेंगे। आई एम सो डल, फिर यहाँ पे दैट लिखेंगे ही। अब फिर यहाँ से शुरू से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आई, ये भी प्रेजेंट है तो आई कैन नॉट ही होगा, कैन नॉट बी लगेगा क्योंकि फॉर है, आई कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन, ठीक है ना जी। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, यानी अर्थ, आई एम सो डल, मैं इतना डल हूँ, नीरस हूँ, दैट कि आई कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, कि मैं एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता हूँ। स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर है। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। तो ये रहा अब हमारे सामने रूल नंबर 3, ठीक है। देखते हैं इसको, ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा इसमें और इसके पहले वाला जो रूल था ना सेकेंड नंबर, उसमें।
देखते हैं, पढ़ते हैं। जब सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव के बाद, ये रिमूव टू का जो सेंटेंस होता है ना, सभी सेंटेंस ही टू प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए जो है टेंशन फ्री रहना है, सारा सेंटेंस इसी फॉर्म में रहता है। उसके बाद में परिवर्तन होता है, और जो उसके बाद में परिवर्तन होता है ना, उसी के अनुसार हमारा रूल भी बदल जाता है। देखते हैं, फॉर प्लस प्रोनाउन रहे, यानी टू प्लस एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा जी, फॉर प्लस प्रोनाउन। अभी क्या हो रहा था कि इससे पहले वाला नियम में फॉर प्लस नाउन था, ये जो प्रोनाउन है ना, तो वहाँ पे नाउन था, फॉर प्लस नाउन। और उससे भी पहले जो फर्स्ट नंबर था उसमें भी फॉर था और उसके बाद प्रोनाउन था, यानी इसमें भी फॉर प्लस प्रोनाउन। और जो फर्स्ट वाला नियम था, एक बार देख लेना, मिला के पढ़ने से क्या होता है ना कि कंपैरिजन होता है, तुलना, और वैसे में ना हम लोगों को अच्छे से याद भी हो जाता है। तो इससे पहले जो नंबर 1 पढ़े थे उसका भी फॉर्म इसी रूप में था, और ये तीसरा नंबर का भी फॉर्म इसी रूप में है। लेकिन अंतर ये है ना कि उसमें फॉर के बाद प्रोनाउन था यहाँ पे, और भी इधर कुछ रहते थे शब्द, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है सब में कि फॉर के बाद डायरेक्ट प्रोनाउन आ जा रहा है, फॉर हिम, फॉर मी, और इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। इसी के वजह से जो है ना इसका नियम थोड़ा अलग हो जाता है। अब कैसे होता है उस चीज़ को मैं एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल जो है बनाते हुए मैं बताता हूँ। अब जैसे फॉर प्लस प्रोनाउन रहे तो इस प्रकार बदले, किस प्रकार बदले भाई, तो इसमें एक काम करना पड़ता है हम लोगों को। इसमें ना अपने मन से एक सूटेबल वर्ब को चुनना पड़ता है और उसको लिखना पड़ता है। पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और देखते हैं। जैसे है इट इज़ टू हॉट, यह बहुत ही गर्म है, जितना कि नहीं होना चाहिए फॉर मी, मेरे लिए। तो क्या करेंगे जी, इट इज टू के बदले में सो करते हैं ना, और ये तो एडजेक्टिव वही रहता है, इट इज़ सो हॉट। उसके बाद तुरंत हम लोग एडजेक्टिव के बाद दैट लगा लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तब लाते हैं जब यहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे तो फॉर प्लस मी यानी प्रोनाउन है, तो यहाँ पे शुरू से सब्जेक्ट नहीं लाना है, इसी को नीचे उतार के सब्जेक्ट का फॉर्म बना देना है, यानी इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है तो कैनॉट, पास्ट रहता है तो कुड नॉट, तो आई कैनॉट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए सबको, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सभी नियम में चल ही रहा है। तो ये हो गया, इट इज़ सो हॉट, बहुत ही गर्म है, यह इतना गर्म है कि आई कैनॉट, यह इतना गर्म है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे छू नहीं सकता, यही सब ना हो सकता है। यानी यहीं पर हम लोगों को अपने दिमाग लगा करके भेजा जो है ना खोपड़िया, तो इसका प्रयोग करके हम लोगों को यहाँ पर कोई एक नया शब्द सोचना है, और वो शब्द वर्ब का होगा, क्रिया का होगा। और वो शब्द किसके आधार पे सोचना है, यहाँ वाला एडजेक्टिव के आधार पे, और यहाँ वाला हो सकता है सब्जेक्ट, तो कभी इस सब्जेक्ट के आधार पे भी हम लोगों को सोचना है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोई चीज़ होगा बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं सकता या मैं उसे सह नहीं सकता, तो आई कैनॉट बियर इट, ये इट अपने से लगा लेंगे सुंदर लगने के लिए, ठीक है। तो ये बियर वर्ड हम लोग क्या किए हैं, ये अपने से लिखे हुए हैं, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बियर वर्ड हमने अपने से लिखा हुआ है। अच्छा, ये बियर वर्ड जो है ना, ये अलग अलग माइंड में अलग अलग वर्ड आ सकता है। अब मान लो कि कोई लड़का सोच लिया कि आई कैनॉट बियर इट, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ, कोई ज़रूरी है कि दूसरा लड़का भी यही बात सोचेगा, उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, तो वो लड़का टच भी चाहे तो लिख सकता है, आई कैनॉट टच इट, ठीक है, तो वो भी सही होगा। यानी जब हमें एग्ज़ाम देना होगा, तो एग्ज़ाम जब देंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो उसमें चुन लेना है, 4 ऑप्शन रहेगा ना, तो चुन लेना है कि कौन सा सेंटेंस है ऑप्शन में जो सूटेबल फिट हो रहा है, उसको टिक कर देना। नेक्स्ट बना के देखते हैं, ही इज़ टू स्ट्रांग फॉर मी, ये भी बड़ा मस्त सेंटेंस है, ही इज सो स्ट्रांग हो जाएगा, वह इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे तो दैट लगेगा ना, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा आई, और प्रेजेंट है तो ये भी कैनॉट हो जाएगा। वह इतना स्ट्रांग है, इसका मीनिंग क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे लिए, जितना कि होना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ही इज सो स्ट्रांग दैट, वह इतना स्ट्रांग है कि आई कैनॉट, वह इतना स्ट्रांग है कि मैं उसका नहीं कर सकता, क्या सामना नहीं कर सकता, उससे लड़ नहीं सकता, तो सामना का फेस हो जाएगा, लड़ना का फाइट भी हो जाएगा, तो फाइट भी लिख सकते हो, फेस भी लिख सकते हो। आई कैनॉट फेस हिम, आई कैनॉट फेस हिम, ये हिम अपने से लगाना पड़ेगा तभी ना सूटेबल अर्थ निकलेगा। वह इतना स्ट्रांग है कि आई कैनॉट फेस हिम, कि मैं उसका सामना
नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस भी है हमारे सामने, द कॉफ़ी। अब तो बना ही लोगे ना, बना के बताओ। द कॉफ़ी वॉज सो, और एडजेक्टिव जो है ना हॉट हो जाएगा, द कॉफ़ी वॉज सो हॉट। उसके बाद अच्छा हॉट कहने पर कुछ हॉट फील नहीं ना कर रहे हो, वैसे हॉट सीजन चल भी रहा है। द कॉफ़ी वॉज सो हॉट दैट, उसके बाद क्या करेंगे जी, ये हिम को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे ना। अब ये वाला सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। देखो कॉफ़ी इतना गर्म था कि वह नहीं कर सकता था, क्या वह नहीं पी सकता था या टच भी नहीं कर सकता था। कॉफ़ी इतना गर्म था, तो कॉफ़ी है भाई पीने की ही बात आएगी, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ही कुड नॉट टेक ईट। ईट भी अपने मन से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ईट भी अपने मन से लगा रहे हैं ताकि पता चल जाए कि उसी को बोला जा रहा है। देखो नहीं लगा करके और लगा करके पढ़ने पर क्या अंतर आता है। द कॉफ़ी वॉज सो हॉट, कॉफ़ी इतना गर्म था कि ही कुड नॉट टेक, कि वह नहीं पी सकता था। अगर ईट नहीं लगाएंगे तब, ईट लगा करके बोलेंगे तो कॉफ़ी इतना गर्म था कि वह इसे नहीं पी सकता था, चाहे उसे नहीं पी सकता था। ईट लगा देने से ना थोड़ा सा अर्थवा जो है ना वो परफेक्ट निकल रहा है, तो इसलिए जो है ना ईट लगा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना। ईट लगाने से कोई प्रॉब्लम है? ईट लगाने में ना कि ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस है लास्ट, इसको देख लेते हैं। द सन इज सो हॉट, द सन इज सो हॉट, सूर्य इतना गर्म है कि, यहाँ पे तो दैट लगेगा ना, अब हो गया यहाँ पे ये वाला चीज़। अच्छा अभी अभी हमने नियम में क्या देखा कि फॉर प्लस प्रोनाउन रहेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर प्लस ये प्रोनाउन है। बेबी क्या है जी, बेबी एगो बबुआ है, तो बबुआ प्रोनाउन होता है कि नाउन होता है, तो बबुआ नाउन है। तो अब यहाँ पे अब टेंशन में मत पड़ जाना, नहीं कि ऐसे माथा पे हाथ रख के एकदम बैठ जा रहा है, एकदम ऐसे लगे आफत विपत पड़ गया, अरे बाप रे क्या हो गया, मतलब तो बेबी आ गया, लड़का आ गया, और यहाँ पे क्या था, ये प्रोनाउन था, नाउन आ गया। तो अगर टेंशन में नहीं पड़ना है, जो है ना उसको लिख दो नीचे, ठीक है। द बेबी कर लेंगे, हर तरह का सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में दे देगा ना तो फिर गुलाटी मारने लगोगे, झपकी उपकी आने लगेगा। तो द सन इज सो हॉट दैट द बेबी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कैनॉट कर लेंगे, कैनॉट। उसके बाद क्या करेंगे जी बताओ, कह रहा है कि सूर्य इतना गर्म है कि बच्चा उसे सहन नहीं कर सकता, तो द बेबी कैनॉट बियर इट। और भी तुम लोग के दिमाग में कुछ दूसरा वर्ड आएगा तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब लिखने के लिए मना नहीं है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना रेड वाला मार्कर से, तो ये सब अपने मन से सोच करके लिखा हुआ एक शब्द है, ठीक है ना। तो सारे जो है नियमों का, वैसे यहाँ से मैं हट जा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट बनाते रहना है, सारे नियमों का नोटबुक बना के रखोगे तो आगे भी काम आएगा, और बार बार जो है वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वैसे बार बार देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 4, उसमें क्या आ रहा है। चलिए जी देखते हैं अब रूल नंबर 4, ठीक है। ये नियम ना बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ते हैं और समझते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट निर्जीव रहे, सेंटेंस जो वाक्य है ये रहा वाक्य, तो इसमें सब्जेक्ट जो है ना ये रहा सब्जेक्ट, ये निर्जीव रहे, यानी नॉन लिविंग थिंग। अभी तक से जो सेंटेंस हम लोग बना रहे थे ना, उन सभी में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट जो आ रहा था वो सजीव आ रहा था, यानी कि लिविंग थिंग का। मोहन आ रहा था, अशोक आ रहा था, सावित्री आ रहा था, ही आ रहा था, आई आ रहा था, वो सब क्या है, सब्जेक्ट है, और वो सभी सजीव है। लेकिन यहाँ पे निर्जीव आ गया। उसमें क्या कर रहे थे कि मोहन, दीपक, कुछ भी होता था तो उसी को हम लोग उधर दैट के बाद लिख लेते थे प्रोनाउन के रूप में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि क्या लिखें, तो वैसे दिमाग में आ भी रहा होगा बहुत लोगों के कि क्या लिखा जा सकता है, फिर भी नियम देखते हैं। तो करते क्या है कि दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में हम अपने मन से वन, दे, वी, आई लिख सकते हैं, ठीक है। चारों में से कोई भी एक हम लिख सकते हैं, और बाकी वही नियम जो हम अब तक यूज़ करते आए हैं, यानी कैन नॉट, कुड नॉट, प्रेजेंट और पास्ट रहने पर वो नियम अप्लाई करेंगे। एक और भी नियम है इसका, अन्यथा दैट के बाद इट कैन नॉट बी, इट कुड नॉट बी प्लस V3 के रूप में लिखा जाता है।
अच्छा, सब लोग सोच रहे होंगे ना कि निर्जीव है तो टेंशन क्या है, यहाँ वाला सब्जेक्ट दैट के बाद लिखा जाता है तो निर्जीव है तो हम लोग ईट लिख लेंगे, यही ना सोच रहे थे। बेशक सही सोच रहे थे, वही लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ईट लिखने में कि ईट लिखने के बाद जो क्रिया होता है ना, मुख्य क्रिया, तो उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में करना पड़ता है हम लोगों को। यही थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो जो सोच रहे थे ना तो वो तुम लोग सही सोच रहे थे। सोचवान व्यक्ति हो भाई, सब लोग सोच सकते हो, क्या दिक्कत है, सोचो और बनाते हैं। पहले ना हम लोग इस वाले नियम से बना करके देख लेते हैं। जैसे पेंसिल, द पेंसिल इज सो स्मॉल, पेंसिल इतना छोटा है, स्मॉल है, इसके बाद में दैट लगेगा ना जी, दैट इतना छोटा है कि, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब में से कोई भी एक लिख सकते हैं। पेंसिल इतना छोटा है कि वन कैन नॉट राइट, यानी वन मतलब हो जाएगा कोई, कोई इससे नहीं लिख सकता। दे लिखोगे तो वे लोग इससे नहीं लिख सकते, वी भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। चलो आई लिख लेते हैं, आई हो गया। फिर उसके बाद प्रेजेंट रहने पर कैन नॉट लगता है ना जी, आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट राइट विथ इट, आई कैन नॉट राइट विथ इट। पेंसिल इतना छोटा है कि मैं इससे लिख नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे आई के जगह पे हम लोग चाहे तो वी भी लिख सकते हैं, वी, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इससे नहीं लिख सकते। दे भी कर सकते हो तो हिंदी हो जाएगा कि वे लोग इससे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अपने मन से चारों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अच्छा, एक और नियम है, उस पर भी बना के देख लिया जाए, और करके यहाँ पे ये वाला नियम पे ईट पर, द पेंसिल इज सो स्मॉल दैट, द पेंसिल इज सो स्मॉल दैट। अब क्या करेंगे जी, ईट से बनाएंगे। ये प्रेजेंट वाला है ना, तो ये ईट कैन नॉट होगा, पास्ट रहता तो ईट कुड नॉट होता, तो ईट कैन नॉट बी, ठीक है, ईट कैन नॉट बी। रिटन हो जाएगा ना जी, रिटन विथ इट, रिटन विथ इट। बस यहाँ पे क्या करना पड़ा हम लोगों को, वर्ब का तीसरा रूप लिखना पड़ा। जब ईट का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे हो गया ना राइट, राइट का रिटन हो गया। एक दूसरा सेंटेंस ऐसे ही बना लेते हैं, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, कोई भी एक ले लेंगे ना उसमें से, वन कुड नॉट लिफ्ट, वन कुड नॉट लिफ्ट इट, कुड नॉट हो जाएगा, पास्ट है, तो बॉक्स इतना हैवी था कि कोई भी इसे उठा नहीं सकता था। अच्छा, लिफ्ट के बाद में ईट नहीं है, कहाँ है, देख लो, नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, इसमें भी नहीं था ईट, राइट विथ, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से लगा ले रहे हैं। वो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है ना, यानी अर्थ, उसको सही से निकाल लिया जाए, सही से उसका अर्थ निकले, इसलिए हम लोग अपने से ईट लगा लेते हैं। अच्छा, इसको भी हम लोग चाहें तो ईट से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट ईट कुड नॉट लग जाएगा ना जी, ईट कुड नॉट। अब लिफ्ट का क्या हो जाएगा जी, लिफ्टेड, ईट कुड नॉट बी लिफ्टेड। बस यहाँ पे ईट नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ईट यहाँ पे लग गया। तो द बॉक्स वॉज सो हैवी, बॉक्स इतना हैवी था दैट कि इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, कि इसे उठाया नहीं जा सकता था, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा नंबर था, 4 नंबर। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं कुछ नियम जो कि नोट के रूप में है। मैंने बोला था कि अगला नियम हम लोग नोट के रूप में पढ़ेंगे। हमारे सामने 3 नोट दिखाई पड़ रहे हैं, बस इतना ही होता है इस चैप्टर में। इनको पढ़ लेने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक एक नियमों को समझ लेते हैं। ये सारे नियम अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे इनको। देखते हैं एक एक करके। केवल टू रहने पर, इसका मतलब क्या। अच्छा, सेंटेंस में जो रिमूव टू का सेंटेंस आ रहा था उसमें क्या होता था, सेंटेंस का फॉर्म टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद फिर एक बार और टीओ वाला आ रहा था टू, या फिर फॉर प्लस नाउन या फॉर प्लस प्रोनाउन भी आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ टू प्लस एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान नियम है कि हम इस टू के बदले में एक्सट्रीमली कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वैसे ही लिख देंगे। ये बहुत ही ईजी लगेगा, बना के देखते हैं। ईट इज एक्सट्रीमली, थोड़ा ध्यान रखेंगे एक्सट्रीमली के स्पेलिंग पर, क्योंकि इसका नियम यही ना हो रहा है जी, तो इसलिए स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, बन गया। लग रहा है ना बहुत आसान, ये सबसे आसान लग रहा होगा,
ठीक है भी तो लगेगा ही ना, बस स्पेलिंग पे ध्यान देना। अगर आगे कुछ होता कि इट इज़ टू हॉट इन समर, तो इन समर लास्ट में लिख लेते, मतलब जो होता वो लिखते। अच्छा, एक इसका और भी नियम होता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या है ना कि एग्ज़ाम आजकल जो है वो हो गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसमें ऑप्शन दे रहा है। तो एक जो कोई भी रूल होता है, तो उस रूल का कई गो जो है कोई क्वेश्चन हो गया और उसको बनाने का कई गो रूल हो जा रहा है। तो कई गो रूल हो जा रहा है एग्जाम, मान लो कि हम लोग कई रूल में से सिर्फ 2 रूल याद किए हैं, और भी उसके रूल होते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो इन दोनों रूल में से ना देकर के किसी तीसरे वाला रूल पे ऑप्शन में डाल देगा, तो फिर क्या करेंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे ना। तो उसके लिए हम लोगों को सारे रूल को पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ मुश्किल हुआ है ना, अब तुम लोग को लग रहा होगा कि यार पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो कुछ मुश्किल हुआ है तो पहले से कुछ आसान भी हुआ है, ये भी बात है। एक चीज़ है, अब देखते हैं कि वो नियम क्या है। जैसे इट इज़ टू हॉट है ना, तो इसको बना लेते हैं ईट इज डिग्री से बनाते हैं, देखना ध्यान से, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। ईट इज, अब ये टू हट जाता है, सीधे बनता है हॉटर, हॉट का क्या बनता है हॉटर। ईट इज हॉटर देन ईट इज प्रॉपर, ईट इज प्रॉपर, या यहीं पे हो जाता है ईट शुड बी, मतलब ईट इज प्रॉपर या इट शुड बी, इन दोनों में से कोई भी हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव रहेगा ना उसको कंपैरेटिव में बना देना है। मान लो कि यहाँ पे गुड होता है तो ईट इज़ बेटर, और देन होता है जी यहाँ पे ईट इज़ हॉटर देन, ठीक है, ईट इज़ प्रॉपर, ठीक है ना, ये दैट नहीं होता है, देन होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया ईट इज़ हॉटर देन ईट इज़ प्रॉपर, या इट शुड बी प्रॉपर भी लिख सकते हैं, इतना भी हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नोट नंबर 2, ईट इज़ टू मच फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो टू मच के बदले में हम लोग सो मच भी लिख सकते हैं, सो बैड भी लिख सकते हैं, सो शॉकिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ईट इज सो मच, और फॉर के बदले में यहाँ पे दैट किए हुए हैं, यानी ईट इज सो मच दैट। अब ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट बनता है ना, सब्जेक्ट याद है ना, नहीं याद होगा तो पीछे ऐसे भगा करके टुई 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 करके पिछवा वाला देख लेना। तो ईट इज सो मच दैट, अब ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, फिर ये प्रेजेंट है तो कैनॉट लगेगा ना जी, तो आई कैनॉट, अब क्या चीज़, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, यानी मैं इसे सह नहीं सकता, तो आई कैनॉट बियर, और ईट लगा सकते हो लास्ट में, नो डाउट यहाँ लगा सकते हो, मैंने तो लगाओ, नहीं मैंने तो मत लगाओ, क्या है कि नहीं। तो इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, कोई भी एक हो जाएगा, ऐसे भी ईट इज सो बैड दैट इट कैनॉट बियर इट, आई कैनॉट आई है। अच्छा, अगला है और लास्ट है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ना, ये एक लौता है सेंटेंस जो है ना लास्ट वाला, ये एक लौता सेंटेंस है, मतलब नहीं होता है कि माई बाबू का एक लौता है, अब कुछ भी करता है तो भाई उसको थोड़ा सा बदमाशी हो करता है तो माई बाबू का एक लौता रहता है तो सारा नखरा सहना पड़ता है। तो उसी तरह से ना ये एक लौता है, ये अटपटांगा हरकत करता है, फिर भी हम लोगों को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम लोगों के गाँव में होगा ना, कोई लड़का माई बाबू का अकेला होगा, अब बदमाशी करेगा, कुछ भी करेगा, तो पिताजी भाई सोचते हैं कि एगो लड़के है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ही लेते हैं। तो ये भी उटपटांगा हरकत करता है, ये भी जो है ना उटपटांगा हरकत करता है। देखो कैसे दिख ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। द फैक्ट इज टू एविडेंट, यानी टू एविडेंट मतलब क्या होता है, सबूत। द फैक्ट इज टू एविडेंट, फैक्ट जो है इतना सत्य है, ये खुद अपने आप में एक सबूत है, टू रिक्वायर एनी प्रूफ। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। द फैक्ट इज, टू के बदले में सो हो जाएगा, एविडेंट वही रह जाएगा, एडजेक्टिव वही रह जाता है ना, टू के बदले में दैट हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक जो है कुछ नया नहीं है। द फैक्ट इज सो, एडजेक्टिव वही, टू के बदले में दैट। अब यहाँ से ना चेंज हो रहा है, एकदम अलग हो गया, बाकी सबसे क्या हो गया, ये अलग हो गया। नहीं साउथ अफ्रीका के चिंग जुंग जुंगवा है, वो बाकी सब मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सबसे अलग है किस्म के आदमी, एकदम बालों से खुआ देता है, इधर को उड़वा देता है, जब गड़बड़ हो जाएगा नहीं जी, यूट्यूब है तो। अच्छा ठीक है, हिसाब से द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट, अब यहाँ पे ना चेंज हो जाता है, इसका एकदम नियम चेंज हो गया, देखो एकदम बवाल हो गया। क्या हो गया, द फैक्ट, ये निर्जीव है तो इसका क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब ईट के बाद देखेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में डायरेक्ट बनता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, ये एक लौता ऐसा सेंटेंस है, अब दूसरा कौन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको याद ही कर लेना, ये बहुत पटांगा हरकत करता है, इसको याद कर लेना, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, और ये जब भी एग्जाम में आएगा तो देखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना होगा, जस्ट टिक कर देना। एक लौता है, अब ऐसा नहीं होता है दूसरा, टेंशन लेने की बात नहीं है कि इस तरह का और भी आएगा तो क्या करेंगे, अब नहीं आता है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है और यही है, ठीक है। तो इसका भी जो है
पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रिमूवल ऑफ 2 चैप्टर। हमने कोशिश किया कि पूरे चैप्टर के जितने भी रूल हैं उसको आसानी से सबके सामने प्रोड्यूस करूं ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने कोशिश किया है, आप लोग भी जो है इसे वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख करके अपना तैयारी कर सके घर बैठे। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो ये भी जो है आप कमेंट में लिखते रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं प्रोत्साहन मिलता है आगे का वीडियो बनाने में भी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।